हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग इडूटेरिया का खाकी सीरीज देख रहे थे जो बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3 को। और इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है। अगर बात किया जाए न्यूटन के गति के नियम का, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, यानी कि F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है डेल्टा M इंटू V बाई M इंटू डी वी बाई डी टी के, यानी कि F प्रोपोर्शनल होता है M इंटू V का। M कांस्टेंट होगा, V चेंज करेगा यानी वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी कि डी वी बाई डी टी के, यानी कि M इंटू V, यानी कि M इंटू V होता है हमारा फोर्स, प्रोपोर्शनल होगा संवेग के परिवर्तन की दर के। तो F प्रोपोर्शनल होगा यानी कि बल के समानुपाती होगा MV। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश के संबंध में असत्य है तो प्रकाश देखते हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। एक माध्यम से दूसरे जाने में पर इसकी आवृत्ति बदलती है, नहीं बदलती नहीं है बल्कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बदलती नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यहाँ पे आवृत्ति चेंज नहीं होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। यह गलत लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय यानी कि पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक किसे बोलेंगे, तो अनुचुंबकीय पदार्थ हुए पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, प्रमुख एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम, सोडियम यानी कि Na, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय हैं। देखिए यहाँ पे 3 याद रखना है, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एवं डाईमैग्नेटिक। पारा, फेरो, डाई। फेरो में याद रखिएगा फेरस, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है। जब वह वस्तु महत्तम ऊंचाई पर हो तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, अतः कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा जो होगा वो अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 5। एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है। एक्सरे के बारे में बतलाना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। नहीं, एक्सरे न ही विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक्सरे विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यह एक्सरे विक्षेपित नहीं होता है। ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 6। चुंबकीय बल रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथन का चयन करें। चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बतलाया गया है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहता है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, तो एक बार मैग्नेट होता है जिसमें चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक चुंबकीय बल रेखा अपना निर्माण करते हैं। बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर। फर्स्ट बोला है, बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेदी नहीं करती है। बिल्कुल यह सही है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, यह गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी गलत है, अपोजिट होगा। उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होता है।
है। बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। यह बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार का क्लोज्ड लूप बनाता है। क्लोज्ड लूप का फॉर्म होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? यानी कि जो नशा में गाड़ी चलाता है उसको जांच करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो वह यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है। यानी कि ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए सही आर गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 9। एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु यानी कि टी हाफ जो है वो है 10 दिन। ठीक है। तो बतलाना है इसका अभिप्राय क्या है। तो यदि टी हाफ का वैल्यू दिया है 10 दिन, 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। ठीक है। 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का कितना हो जाएगा? तो ये आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में 1/4 हो जाएगा। यानी कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन कितना दिन में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 20 दिन में। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में होगा। 10 दिन में 1/2 भाग, और वो बाद में 10 दिन में जो होगा वो पुनः 1/4 भाग, यानी कि 1/2 + 1/4 यानी कि 3/4 भाग जो होगा 20 दिन में विघटन होगा। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। तो परमाणु अविनाशी होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। यह गलत है। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान नहीं होते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेस के विषय में सही है? यानी कि क्षार के बारे में बतलाना है। क्षार, तो क्षार क्या करता है? क्षार यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीला रंग में परिवर्तित करता है। लाल को नीला में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। वही अम्ल जो है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है एवं नीले को लाल में बदलता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो अम्ल के बारे में बतलाया गया है और बी जो है वो बतलाया गया है क्षार के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्षार के बारे में पूछा गया था तो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्कैरिस का बात किया जाए, जंतु एवं संघ। स्कैरिस का बात किया जाए तो स्कैरिस बिलोंग्स करता है सूत्रकृमि संघ यानी कि नीमिटोडा से। ठीक है। स्कैरिस बिलोंग्स करता है नीमिटोडा से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3। मलेरिया परजीवी एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया परजीवी क्या है? तो यह एक प्रोटोजोआ है। घरेलू मक्खी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है और वही गाय स्तनपायी के अंतर्गत आता है, यानी कि मैमल्स है। ठीक है। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक क्यों प्रदान करती है? यानी कि अगर ईथर को हम हथेली पर रखें तो इससे हमें ठंडा की अनुभूति होती है। क्यों? तो क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है, ईथर का वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण यह हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है। वाष्पीकरण के कारण ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो मुंह से शुरू होती है एवं छोटी आंत में पूर्ण होती है। मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू और छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन यह एक जटिल प्रक्रिया है जो 5 अवस्था में होता है। ठीक है। 5 अवस्था में है भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, उसके बाद है पाचन, अवशोषण, पाचन के बाद हो जाएगा अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण और लास्ट स्टेज होगा वो होगा मल त्याग। ठीक है। मल
त्याग। ये 5 स्टेज है पाचन का, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। ठीक है, प्रारंभ होता है मुंह से और समाप्त होता है, पूर्ण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15, खाद्य श्रृंखला है क्या? खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीवों को खाद्य का स्थानांतरण। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण, यह होता है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक श्रृंखला से एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य में के रूप में प्राप्त होता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ से याद रखिएगा 10% का रूल। ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में 10% ही ट्रांसफ़र होता है और यह दिया गया था लिंडमान के द्वारा। ठीक है, लिंडमान के द्वारा दिया गया था 10% का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये सभी टेरिडोफाइटा हैं। टेरिडोफाइटा, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के प्रमुख अगर बात किया जाए विशेषता का, तो इस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17, कौन सा लार का लाभ नहीं है? सलाइवा का इनमें से क्या लाभ नहीं है? तो निगलने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, बिल्कुल नहीं। लार शरीर में आरबीसी की में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं करता है। यह मुख तथा दांतों को साफ करता है, बिल्कुल सही है। होठ तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, यह भी सही है। यानी कि नहीं हो जाएगा, वो आरबीसी की वृद्धि करती है, यह बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का इसे ऊर्जा गृह की संज्ञा दी जाती है। ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। कार्ल बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। नेक्स्ट है डेसिमल, यानी कि दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो यह है इनकोडर। ठीक है, इनकोडर दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में इनकोड करने के लिए इनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सूचना को एक प्रारूप या कोड को दूसरे प्रारूप में बदलता है, इनकोडर। नेक्स्ट है 19 के बाद क्वेश्चन नंबर है 20। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन, यह है विटामिन B1 का। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगर वही बात किया जाए B2 का, तो B2 का नाम है राइबोफ्लोबिन। B12 का है साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 का है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B1 हो जाएगा थायमिन, B2 हो जाएगा राइबोफ्लोबिन, 3 हो जाएगा नियासिन, B5 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, B5 हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड। 5 मीन्स पेंटा, यानी कि B5 हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड, 6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, 7 हो जाएगा बायोटिन, उसके बाद 9 हो जाएगा फॉलिक एसिड और 12 हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया में ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबदूर का मंदिर है। इंडोनेशिया में बोरोबदूर का मंदिर है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से वर्ड रिलेटेड है स्तूप। ठीक है, कार्ले का चैत्य ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से एक और याद रखना है, कार्ले का चैत्य ये भी पूछा जाता है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज के बीच 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेश एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच
प्यूनिक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है। राख का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह मिला है कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से शैल चित्र मिला है। कोल्डिहवा से दाने मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। चिरांद, चेचर ये वर्तमान बिहार में स्थित पुरापाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में किया गया था हड़प्पा की खोज, और प्रथम खोजी गई जो जगह थी वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऋग वैदिक युद्ध के संदर्भ में बतलाना है कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मवेशी के लिए युद्ध होते थे, बिल्कुल सही है। ऋग वैदिक काल में युद्ध जो होते थे गाय के लिए होते थे, मवेशी के लिए होते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही है। इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, यह भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, नहीं, सरदार और पुरोहित के अलावा वहाँ रहने वाले लोगों में भी बांट दिया जाता था, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ठीक है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी की नजराना या भेंट दिया करते थे, तो इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। विशाखा दत्त ये एक नाटक है विशाखदत्त। वराह मिहिर का बात किया जाए तो वराह मिहिर एक खगोल विज्ञान है। चरक का बात किया जाए तो ये एक चिकित्सक हैं, एवं ब्रह्मगुप्त ये एक गणितज्ञ हैं। ठीक है, गणितज्ञ हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन फर्स्ट में ही है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो गैरीसन का निर्माण सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर थे। गैरीसन क्या थे, तो सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर थे। जैसे छावनी होता है उसी तरह गैरीसन होते थे। नेक्स्ट है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब के जिस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था, वो पुत्र कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र वो था अकबर। ठीक है, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें उसके मराठे एवं दक्कन दोनों सल्तनत से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेबों की राजपूत के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30, 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे, तो ये थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी को जेल की सज़ा हुई थी, तो वो सज़ा सुनाने वाले जज थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 31, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बिहार में पटना में इनका जन्म हुआ 1666 ईस्वी में, और अभी हाल ही में प्रकाश पर्व भी मनाया गया था। 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है पटना में। नेक्स्ट है हरिजन की अक्षमता के लिए उनकी जातियां जिम्मेदार है। हरिजन की अक्षमता के लिए उनकी जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किनका है, तो यह कथन है H.J. खांडेकर का। हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवाएं में लगाए रखा। हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। यह कहा था ये H.J. खांडेकर। ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन है
H.J. खांडेकर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है बतलाना है। राजा राम मोहन राय का बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? राजा राम मोहन राय, इन्हें पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत के लिए इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया था, यह बिल्कुल गलत है, इन्होंने ऐसा नहीं किया था। मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का कट्टर विरोधी थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, बिल्कुल सही है। बहुत आत्मीय सभा, मिरातुल अखबार जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था इन्होंने वेद तथा उपनिषद का बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए थे, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो असत्य है। मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के बिल्कुल विरोधी थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहलाते हैं। अच्छा, इन्हें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। इंग्लैंड में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? नागपुर में 1920 में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था असहयोग आंदोलन। सन 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की गई, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम दिया गया। इस आंदोलन में अपनाए गए तरीकों के कारण यह असहयोग आंदोलन कहा। इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई पदवी को लौटा दिया गया, विधान परिषद को बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया गया, ठीक है, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी एवं गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया। इस समय गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की नारा दिया गया। वही 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन हिंसक हो जा चौराचारी जैसी घटना के कारण हिंसक हो गई और बाद में 12 फरवरी को इन्हें बंद करना पड़ा असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? बात किया जाए अगर काकोरी षड्यंत्र केस का, तो यह वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस 7 अगस्त 1925 को हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस 7 अगस्त 1925 को हुआ, जिसमें हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन के काकोरी नामक स्थान पर HRA के संगठनकर्ता के कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। इनमें से ये भगत सिंह नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां एवं रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल आदि थे। राजेंद्र लाहिड़ी, एक और नाम याद रखना है, राजेंद्र लाहिड़ी थे, भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा सी, भगत सिंह नहीं थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस किस जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया, तामलुक और सतारा में, तीनों जगह पे, बलिया, तामलुक और सतारा में तीनों जगह पे समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों जगह पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। देखते हैं 37 में क्या कहा गया है। 37 में क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना, अगर बात किया जाए माउंटबेटन योजना का, तो यह वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वर्ष 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांटने की योजना प्रस्तुत की थी। तो यह संबंधित है देश के विभाजन से। लॉर्ड माउंटबेटन योजना यह संबंधित है देश के विभाजन से। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के PM थे क्लाइमेट एटली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 38। कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के PM थे लॉर्ड नॉर्थ। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह भी सही है। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड कैनिंग, यह गलत है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड कैनिंग के समय नहीं, बल्कि वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है,
1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय, कैनिंग नहीं बल्कि डलहौजी के समय 1854 का वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, और यह डलहौजी के समय हुआ था, ना कि कैनिंग के समय। ऑप्शन हो जाएगा डी, वो सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अभिप्राय है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जहां आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी अन्य देश से प्रभावित न हो तो उसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट है 39 के बाद 40 नंबर देखते हैं। कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? इनमें से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार से बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो देखते हैं, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। कानून द्वारा नागरिकों को समस्त अधिकार, संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। बात किया जाए मौलिक अधिकार का तो हमारे संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। सुरक्षित एवं समस्त अधिकार हैं, यानी कि इसे सुरक्षित भी किया जाता है और सुरक्षित किया जाता है, यानी कि लागू न होने पर आप न्यायालय भी जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हो और सुरक्षित हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किसका संदर्भ केंद्रीय बजट से है? किसका संदर्भ केंद्रीय बजट से है? तो इसमें से कटौती प्रस्ताव का संबंध है केंद्रीय बजट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांग पर चर्चा करती है तथा उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसे हम कटौती प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। चौथी अनुसूची का बात किया जाए तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्य और संघ राज क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। बिल्कुल सही है, चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची का बात किया जाए तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, न कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन से संबंधित है अनुसूची 5, इससे यह हो जाएगा 5 है। और छठी में हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों के निहारता से संबंधित है, तो पहला और तीसरा जो यहाँ पे है वो सही है, दूसरा गलत है। छठी अनुसूची में क्या है? तो चार राज्य जिसके जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित है। याद रखना है ATM², ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मेघालय और मिजोरम याद रखना है। मणिपुर का नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास खुद ही मनी है, मनी मतलब पैसा है, तो उसका प्रशासन छठी अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा बात किया जाए, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की एक सभा है। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोग होते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में है, यह भी सही है। यानी कि A, B, C तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44 में बोला गया है सूची 1 को 2 से संबंधित बतलाना है। राज्य एवं राज्यसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्य एवं राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। गुजरात में राज्य में राज्यसभा की संख्या ये बतलाया गया है सूची 4 में। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो है 11, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, बिहार में 16 और उड़ीसा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। तो गुजरात में 11 यानी कि हो जाएगा 2, कर्नाटक में 12 यानी कि हो जाएगा 3, बिहार में 16 यानी कि 1 और उड़ीसा में 10 यानी कि 4। 2 3 1 4 यानी कि यहाँ पे देखिए 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर सी में, 2 3 1 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद, अगर बात किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का, तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसे जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकता है? भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से एवं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सी। कहता है राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर बना सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया है। राष्ट्रपति शासन अंतर्राष्ट्रीय समझौता या विदेशी शक्ति के साथ संधियों के लिए आवश्यक है। राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 विषय सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक केस में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 47। कौन राज्यसभा की शक्ति में सम्मिलित है? राज्यसभा की शक्ति में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो राज्यसभा सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। तो यह भी सही हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन को पारित करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 48। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, वही नाम मात्र का प्रधान होता है राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री, यानी कि डी जो है वो हमारा सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बतलाना है विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यह भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी विघटित कर सकता है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह पहले किया जाता था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से अब हटा दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी जो है वो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50। हम लोग 50 क्वेश्चन को कर लिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं, और अगर डिस्कशन चाहिए तो वो भी बतला सकते हैं। इससे भी ज़्यादा डिस्कशन करवाया जा सकता है, लेकिन टाइम आपको देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर, नॉर्थ टू साउथ बतलाना है। इनमें से इन जिलों का क्रम बतलाना है नॉर्थ से साउथ। अगर बात करें सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी यहाँ पे ईस्ट चंपारण के बगल में है, पूर्वी चंपारण के बगल में है सीतामढ़ी। तो सबसे ऊपर में हो जाएगा सीतामढ़ी, यानी कि एस। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑप्शन के अनुसार, सीतामढ़ी के बाद हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के नीचे है, सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पटना और जहानाबाद और गया, पटना जहानाबाद गया। ऑप्शन हो जाएगा डी, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना जहानाबाद गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंटाकी नेशनल पार्क यह नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में स्थित है इंटाकी नेशनल पार्क। सिक्किम में है पोंखल वन्यजीव अभयारण्य और कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य। मणिपुर का से याद रखना है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और चिंग वन्यजीव अभयारण्य, चिंग वन्यजीव अभयारण्य मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है नामदफा का, नामदफा, मौलिंग और केन वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। त्रिपुरा में याद रखना है तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। त्रिपुरा में याद रखना है तृष्णा, गोमती और सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी त्रिपुरा में है। इंटाकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है। ऑप्शन हो जाएगा ए, नागालैंड में।
नेक्स्ट है 52, भारत में वन नीति 1952 में संशोधन कब किया गया था? तो यह किया गया 1988 में। भारत में वन नीति 1952 में कब संशोधन किया गया? तो यह वर्ष 1988 में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 53, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बतलाता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो 2011 के अनुसार सबसे कम व्यक्ति रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति, और सबसे अधिक का बात किया जाए तो सबसे अधिक है बिहार राज्य में, और वो है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि बिहार में 1106 लोग रहते हैं, वही अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर के अंतर्गत 17 व्यक्ति ही रहते हैं। वही अगर बात किया जाए अगर यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति रहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली में सर्वाधिक 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 डिग्री कैनल द्वारा आपस में पृथक होता है? तो अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार 8, 9, 10 याद रखिएगा। मालदीव, मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप, यहाँ पे है मालदीव, और यहाँ पे है मिनिकॉय, यहाँ पे है लक्षद्वीप। यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच हो जाएगा 10 डिग्री। याद रखिएगा 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री। 10 डिग्री जलमार्ग अथवा कैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह कैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। याद रखना है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 55, पेनगंगा तथा गोदावरी घाटियाँ निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? पेनगंगा में एवं गोदावरी घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो कुडप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। कुडप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुडप्पा क्रम। यह आंध्र प्रदेश की चट्टान पेनगंगा और गोदावरी घाटियों में निम्नवर्ती भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर्नाटक में मालाबार तट, कर्नाटक में मालाबार तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट, गुजरात में काठियावाड़ तट, केरल में कोरोमंडल तट। केरल में कोरोमंडल तट नहीं, कोरोमंडल तट का बात किया जाए तो केरल नहीं बल्कि यह हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पूर्वी भाग में है, ना कि पश्चिमी भाग में। ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 58, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कहाँ? भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई किस राज्य में मिलती है? तो यह मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्रेटेशियस काल में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत में लावा पठार का निर्माण हुआ है, और ये लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसकी मोटाई का बात किया जाए तो लगभग 3000 मीटर है, यानी कि 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है काल सिंधी, सिप्रा, पार्वती एवं बना किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल का सहायक नदी है। ठीक है, चंबल का सहायक नदी है, और चंबल बाद में जाके मिल जाता है किसमें? यमुना में। काल सिंधी, सिप्रा, पार्वती एवं बनास ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल जो है सहायक नदी है यमुना का। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर अपने उद्गम से उत्तर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, चंबल का सहायक नदी है काली सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो स्थित है कर्नाटक के शिवमोगा जिला में, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कर्नाटक के शिवमोगा जिला में स्थित है, 455 मीटर ऊंचाई है। यह जलप्रपात बराही नदी द्वारा बनाया जाता है। किस नदी के द्वारा बनता है? तो बराही नदी के द्वारा बनता है। जोग जल या गरसोप्पा, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, शरावती नदी पर स्थित है, और यह भी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व का सही काल अनुक्रम बतलाना है।
तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा 46.6%। उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और Na। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित देश में कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित देश है? भूमध्य रेखा पर स्थित देश इनमें से कौन सा होगा? तो कोलंबिया और केन्या। कोलंबिया और केन्या भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा का, तो पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि इक्वेटर ही भूमध्य रेखा कहलाता है, जिस पे 13 देश स्थित हैं, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सॉ टोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती आदि आते हैं। टोटल 13 देश हैं। इसमें से ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कोलंबिया और केन्या। ठीक है, कोलंबिया और केन्या। ऑप्शन हो जाएगा बी 2 एवं 3। नेक्स्ट है 63, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट प्रवाह से हुआ है। बेसाल्ट प्रवाह से। ऑप्शन हो जाएगा बी, बेसाल्ट प्रवाह। ये ज्वालामुखी अत्यधिक लावा को फैलाते हैं जो लंबी दूरी तक बह जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में 1000 वर्ग किलोमीटर से मोटा बेसाल्ट लावा प्रवाह फैला हुआ है। भारत में दक्कन ट्रैप, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के पठार को कवर करता है, सबसे बड़ा फ्लड बेसाल्ट क्षेत्र से है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ट्रैप निर्माण आज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। नेक्स्ट है 64, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिज में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है, लौह अयस्क का। और ऑस्ट्रेलिया का पाली बारा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पाली बारा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। पाली बारा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है, पाली बारा क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यह एक गर्म एवं नम पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस बायोम में दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता शामिल है। इस बायोम के भीतर पौधे और जानवर की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, पौधे एवं वनस्पति की एवं जंतु की अधिक प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क कहलाता है, सीमा शुल्क। तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो यह प्रतिपादित किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा। अगर बात किया जाए वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट किस सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से। एवं बैंकिंग संरचना सुधार से अन्य अगर कमेटी का बात किया जाए तो चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हन समिति, वर्मा समिति, गायपोरिया समिति, नचिकेत मोर समिति, ये सभी बैंकिंग संरचना से सुधार से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, नरसिम्हन कमेटी, वर्मा समिति, ठीक है, वर्मा समिति, गायपोरिया समिति और नचिकेत मोर समिति। ठीक है, नचिकेत मोर समिति, ये सभी नचिकेत मोर समिति, ये सभी का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन हो जाएगा डी, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और नरसिम्हन कमेटी 2 था। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट का 1991 में गठन और 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 69, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, सेबी का मुख्यालय है मुंबई में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में होती है। वही 1992 में इसे सेचुअरी एक्ट का दर्जा दिया जाता है। सेबी, माधवीपुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल एक्सचेंज बोर्ड यानी कि शेयर बाजार को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हो जाएगा डी, पीटी नेहरू। भारतीय नियोजन के वस्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना वर्ष 1938 में पीटी नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, जॉन मथाई के प्रस्ताव पे किया गया था। और वही नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 71। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगभग 3.8% है। लगभग 3.8% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2025 में कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि होगा 3.8%। ठीक है, 3.8%। आर्थिक सर्वेक्षण का बात किया जाए तो 1964 में बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से पहली बार अलग किया गया था। नेक्स्ट है नए आयकर के दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो 24 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स लगेगा। कितना? तो 24 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है 73। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है बिहटा में। पहला शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है बिहटा में। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवा और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। यह बिहटा में बनाया गया है। यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाह से सीधा जुड़ाएगा। ठीक है, बिहटा ड्राई पोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। ट्विटर या एक्स की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो को ट्विटर या एक्स, जिसे अब एक्स के नाम से जाता है के सीईओ बने हैं लिंडा याकारिनो। ऑप्शन हो जाएगा ए, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 75। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? ऑपरेशन कन्विक्शन संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध है यौन उत्पीड़न से। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध है यौन उत्पीड़न से, गौ हत्या पर, धर्म परिवर्तन पर एवं एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग पर। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन तथा गौ हत्या आदि को कम करने में शामिल अपराधियों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत और ओमान की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गोवा में। ठीक है, इसका आयोजन गोवा में किया गया। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना आईएनएस त्रिकंद और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, गोवा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77 में पूछा गया है अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अशोक हॉल का नाम चेंज किया गया है अशोक मंडप के नाम से। ठीक है, अशोक हॉल का नाम बदलकर किया गया है अशोक मंडप। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2 महिलाओं को। ठीक है, 2 महिला को। और वो महिला कौन है? स्वर कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा और सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी। एक शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है, एवं निर्मला देवी जो सुजनी कला में फेमस थी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण और निर्मला देवी को पद्मश्री। ठीक है, 2 पद्म पुरस्कार में एक है पद्म विभूषण और एक है पद्मश्री। पद्म विभूषण दिया जाएगा शारदा सिन्हा को और पद्मश्री दिया जाएगा निर्मला देवी को। ठीक है, 2 पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 29। स्वप्निल कुसाले जिन्हें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? स्वप्निल कुसाले का संबंध है महाराष्ट्र से। स्वप्निल कुसाले, इनका संबंध है महाराष्ट्र से, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है,
महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है 7080 निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? निजुत मोइना योजना यह किस राज्य सरकार का है? तो यह असम का है। निजुत मोइना योजना असम राज्य सरकार की है। निजुत मोइना योजना जिसके तहत बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है असम राज्य सरकार द्वारा, निजुत मोइना योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बतलाना है इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? बधावन पोर्ट हाल ही में इसकी आधारशिला रखी गई है, यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। बधावन पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। बतलाना है इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो टोटल 9 देश हैं। टोटल 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं। इसमें 9 परमाणु संपन्न देश कौन है? तो यूएसए है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल है। ठीक है, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं। नेक्स्ट है 83 में बोला गया है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 6300 आदिवासी गाँव को शामिल करने का लक्ष्य है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 84। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a इंटू बी का फॉर्म का है। तो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4ab बाई ab हो जाएगा, यानी कि ab कैंसिल, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 85 निम्नलिखित त्रिभुज में आकृति में त्रिभुज की संख्या बतलाना है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो काउंट करेंगे, टोटल 13 त्रिभुज होंगे। टोटल 13 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1:5:1 के अनुपात में हो तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दिया है, रेशियो होता है πr², यानी कि 1.5 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर होता है 15 225, यानी कि 2.25:1 हो जाएगा। 2.25:1 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 87 में है एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहला द्वारा चुकाई गई कीमत कितना है? तो यह हो जाएगा 15,625 रुपया। 15,625 रुपया ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 15,625 रुपया। नेक्स्ट है 88 ए डी से नाटा है। ठीक है, ए जो है वो डी से नाटा है। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ए जो है डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। बी परंतु सी से लंबा है डी, डी बी से नाटा है। डी जो है वो बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे सबसे लंबे व्यक्ति बी डी ए सी और यहाँ पे आ जाएगा ई। तो इसमें लंबे व्यक्ति हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी और डी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि एक्स वाई जेड एक काम को 12, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 12, 15, 18। एलसीएम देखेंगे तो 12, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 180। 12 तो 15 बार में 12 एकम 12, 12 से कटेगा 12 25 60। तो 15 से देखेंगे तो 12 और 18 से 10 तो 15 12 27 10 37 180/37। तो देखिए 180/37 यानी कि 180 ऊपर हो जाएगा 37। तो इसमें गुना करेंगे कितना से? तो 4 से। 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 148/180 बचेगा कितना? तो 32 बचेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटीजर 32/37।
नेक्स्ट है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? तो वह हो जाएगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट होगा, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक का आयोजन यूनान में किया गया था। प्रथम ओलंपिक का आयोजन यूनान एथेंस में 1896 में किया गया था। 1896 यूनान एथेंस में किया गया। नेक्स्ट है 92, सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रोतो कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रोतो कप का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से। फीफा कप है, रोबर्ट्स कप है, आशुतोष मुखर्जी है, डुरंड है, मर्डेका है। डुरंड, मर्डेका, रोबर्ट्स, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 93, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है, ये है यूरो। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का बात किया जाए तो चिपको आंदोलन से संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। वही अगर बात किया जाए कैलाश सत्यार्थी का, तो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी का। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजेंद्र सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 95, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो यह शुरुआत किया गया था वर्ष 1952 में, 1952 में। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। भारत रत्न 1954 में प्रारंभ किया गया। परमवीर 1950 में परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र 1950 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? तो वैरायटी VARIETY सही है। एनेक्साइटी ANAXIETY सही है। GAITEY नहीं, GAITEY सोसाइटी, यहाँ पे ये रॉन्ग है, वो है C, GAITEY। GAI सही होगा GAIETY, गैटी, इसका मतलब होता है अमोद प्रमोद। ठीक है, अमोद प्रमोद, GITY। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ क्या है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सब साची किसका पर्यायवाची शब्द है? सब साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह हो जाएगा अर्जुन का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का संधि विग्रह होगा महाजोड़ ऋषि। ऑप्शन हो जाएगा बी, महाजोड़ ऋषि। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इनएबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। फॉर्म द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इनएबिलिटी, तो यह हो जाएगा इन में, अगर एबिलिटी में इन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इनएबिलिटी, मीन्स जिसमें एबल नहीं हो, जो करने में सक्षम नहीं हो, जो कोई काम करने में सक्षम न हो तो उसे कहते हैं इनएबिलिटी, तो वह हो जाएगा एपल इन ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 को देखा। इसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए एवं PDF पाने के लिए आप हमारे दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका नोटिफिकेशन भी एक बार डाल दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपका दिन शुभ हो।